नमस्ते नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज बज चुके हैं शाम के 4। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम लेकर आए हैं आपके लिए लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य ऐसा कि भेदा जाए। मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है 19 जून को निर्धारित किया गया है, उसके लिए हमने एक सीरीज चालू की है शाम को 4 बजे। डेली शाम को 4 बजे मैं संदीप कुमार शुक्ला आपके सामने हाजिर होता हूं। हमने डिसाइड किया है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस का जो यूनिट नंबर 10 है, जो आयोगों का यूनिट है, पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। लगातार सीरीज चल रही है। ये फिनिश करने के बाद जो आपका सजेशन और एडवाइस होगी उसके हिसाब से और भी चीजों को प्लान किया जाएगा। तो आज किस आयोग का नंबर है, कौन सा आयोग हम करने वाले हैं, उसको शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक धारा के बारे में, एक एक पॉइंट, एक एक आर्टिकल सेक्शन के बारे में। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, डेली शाम को 4 बजे क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। अभी ईद था इस कारण से क्लास नहीं हुई थी और उस दिन संडे था इस कारण से क्लास नहीं हुई थी। अदरवाइज डेली मंडे टू सैटरडे डेली क्लास होगी मेरे द्वारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड। सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना अधिकार जो अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में ये अधिनियम पारित किया गया था। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी हासिल करना होगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए भैया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये डेट पूछता है, एग्जाम में डेट पूछा है कि किस डेट को अधिनियमित हुआ था, पारित हुआ था। यह हुआ था आपका 12 मई 2005 को। कब हुआ था? 12 मई 2005 को। डेट याद कर लीजिएगा, कुछ एग्जाम्स में डेट पूछ चुका है, इस कारण से ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। दोनों चीज है, कानून का पास होना और कानून का लागू होना। तो कानून पास हुआ है 12 मई 2005 को, जबकि ये लागू कब हुआ है, इंप्लीमेंट कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2000 कब आपका 5 को। क्लियर है? दोनों चीज अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान से नोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर पारित लिखा हुआ है, यहां पर लागू लिखा हुआ है, गलती नहीं करेंगे। उसके अलावा इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? कार्मिक मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। क्लियर है? साथ ही साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई बोलते हैं, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियमित है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। भैया हम बोलते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है? तो हम कहते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है। अब कैसे बोलोगे? जब जानकारी होगी तो बोलोगे ना, ऐसे तो कुछ बोल नहीं दोगे। तो वो जानकारी कहां से मिलेगी? तो याद रखिएगा, जो राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया था, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आपका आरटीआई है, उसका बेस ही आर्टिकल 19(1)(a) था कि जब बोलने की आजादी है तो बोलने की आजादी के साथ जानकारी होगी तो बोलोगे ना। तो उस बेस पर, उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर आरटीआई लाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। When was the RTI demand made by अरुणा राय किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान? राजस्थान में अरुणा राय किसान शक्ति संगठन द्वारा आरटीआई की मांग कब की गई थी? अगर आप में से कोई अरुणा राय जी का नाम नहीं जानता है तो बहुत गलत बात है। आदरणीय अरुणा राय जी आईएएस ऑफिसर थी, बहुत ही शानदार इनने काम किया है सोशल वर्क में। आपने इनकी तस्वीर जरूर देखी होगी इंटरनेट में, बड़ी फीकी सी सादी सी साड़ी पहन के और बड़ी बड़ी सरकारों को हिला देती हैं अपने आंदोलन से। क्लियर है? तो इनका जो आंदोलन है, इन्होंने आरटीआई की जो डिमांड की थी वो 1990 के दशक में शुरू की थी। कोई ईयर नहीं है, उस टाइम पीरियड में इन्हें आरटीआई की डिमांड शुरू की थी। बाद में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आरटीआई को, राइट टू इंफॉर्मेशन को आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट माना गया था। यहां भैया बात तो ठीक है, बोलने की आजादी है तो जानकारी की आजादी भी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। जो चीज मैंने पहली बताई राजस्थान का आपका, ये तो हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज याद कीजिएगा कि 1997 में, 1997 में तमिलनाडु और गोवा में एचडी शौरी समिति द्वारा आरटीआई की मांग की गई थी। तमिलनाडु गोवा में, एक क्वेश्चन नोट कर लेना जरा, स्टार लगा के। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आ चुका है कि 1997 में तमिलनाडु और गोवा में एचडी शौरी समिति जो है उसने डिमांड की थी किसकी? आरटीआई की। क्लियर है?
साथ ही साथ इसके पहले आयुक्त कौन थे, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, आदरणीय वजाहत हबीबुल्लाह साहब। पहली महिला की बात करेंगे तो आदरणीय दीपक संधू जी हैं, पहली महिला आयुक्त थी। और वर्तमान की बात की जाएगा तो YK सिन्हा साहब जो हैं, ये वर्तमान के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। याद रखिएगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये 2-3 में कंफ्यूजन होता है। एक आपका जो इलेक्शन रहा करता है, एक विजिलेंस रहा करता है, और एक आपका इंफॉर्मेशन। तो जब बोलेंगे तो थोड़ा ध्यान से बोलेंगे कि बोलेंगे इंफॉर्मेशन, निकल जाता है इलेक्शन है, होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वॉज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म्ड। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत हुआ है? अच्छा, मैं क्लास वाई करूं उससे पहले बता दूं कि जो मैंने स्लीव मोड़ी हुई है, इसको आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ही इनफॉर्मल सा लग रहा है, मुझे भी अजीब सा लग रहा है स्लीव मोड़ने पे। मैं कोशिश करता हूं हमेशा फुल शर्ट स्लीव पहनाऊं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूब लगाया हुआ है हाथ में, हल्का सा थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, दैट्स वाई मैंने स्लीव मोड़ी है। स्लीव मोड़ना अच्छी चीज नहीं होती है, फॉर्मली थोड़ा अजीब लगता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा बटन लाके पढ़ाऊँ, लेकिन अब थोड़ा सा ट्यूब लगाया है, दैट्स वाई मुझे स्लीव को मोड़ना पड़ा है, जो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। क्लियर है? चलिए, तो भैया देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत हुआ था? 4 धाराएं हैं। किस तहत हुआ था? सेक्शन 12(1) के तहत हुआ था, धारा 12(1) के तहत हुआ था। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए कुछ अंदर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहला तो हो गया कि जो हमारा कमीशन है उसका गठन 12(1) धारा 12(1) सेक्शन 12 क्लॉज 1 के तहत। उसके अलावा संरचना की बात कीजिएगा, स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, तो जो धारा 12(2) है, जो सेक्शन 12 क्लॉज 2 है, उसमें संरचना की बात की है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर नियुक्ति की बात कीजिएगा, आपको मालूम है कि इनकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। कहां पर लिखा है? 12(3) धारा में, सेक्शन 12 क्लॉज 3 में लिखा है। नोट करेंगे। इसके अलावा अगर आप एलिजिबिलिटी की बात कीजिएगा, योग्यता की बात कीजिएगा, धारा 12(5) सेक्शन 12 क्लॉज 5 में है। क्लियर है? इसको योग्यता के बारे में ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर मुख्यालय की बात कीजिएगा, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है, हम गलती कर जाते हैं। हमसे कोई बोलेगा भाई CIC का जो आपका हेडक्वार्टर है कहां पर है, हम बोलेंगे नई दिल्ली में है। ठीक बात है। अच्छा, नई दिल्ली में है, कहां पर लिखा है? तो याद रखना ये कहां पर लिखा है? धारा 12 खंड 7 में, सेक्शन 12 क्लॉज 7 में लिखा है। धाराएं नोट कर लेंगे। इस कमीशन की धाराएं एग्जाम में पूछा है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी पूछने के चांसेस ज्यादा है। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इंफॉर्मेशन इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 विद इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड द इंफॉर्मेशन कमीशन। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना न मिलने पर कितने दिन के अंदर सूचना आयोग में अपील की जा सकती है? कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर। 30 दिनों का होता है, 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो कमीशन है उसमें आप जाकर के अपना दर्ज करा सकते हैं कि सर मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। क्लियर है? चलिए कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में कि 30 दिनों की बात की गई है, लेकिन याद रखिएगा अगर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बात है, जिंदगी और जो इंडिविजुअल आपका जो स्वतंत्रता है उससे रिलेटेड कोई कॉन्टेक्स्ट आता है, तो ऐसे में ये जो टाइम कितना है 48 आवर्स का है, 48 घंटे का रखा गया है। याद रखिएगा कितने का? 48 आवर्स का। जनरली 30 दिनों का है, लेकिन अगर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कीजिएगा, याद रखिएगा, तो इसमें ये 48 आवर्स का कॉन्सेप्ट रखा गया है। नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वॉज अमेंडेड। कब किया गया था? हाल ही में किया गया था, 2019 में। कब? 2019 में। इसकी डेट अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें डेट पूछ लिया था। देखिए मैं फिर से बोलता हूं, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। आप चाहे यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, या आप स्टेट पीएससी का उठाइए, रेलवे, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, कोई उठाइए, जब भी देखिएगा आप कोई भी एग्जाम उठाइएगा, आपका 30 से 40% क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद में थोड़ी कुछ क्वेश्चन, लगभग 20-25% जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ी सा डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। और जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या मुश्किल से मुश्किल 20% होती है। ये क्वेश्चंस कोई नहीं करता, क्योंकि यूपीएससी में आप देखेंगे 120 मार्क्स में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, मतलब 60 क्वेश्चन आपको करना है, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। अब तो इस टाइम तो 105-110 भी कट ऑफ फिनिश हो जाता है, क्लियर है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछता है और आप गलती कर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था, इसका डेट पूछा था एग्जाम में 1 अगस्त 2019। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि 1 अगस्त को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे 1 अगस्त को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, क्लियर है। चलिए, आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य क्या है भाई, क्या उद्देश्य है? देखिए, पारदर्शिता लाना। मेरा देखो कहानी सिंपल सी है कि जो जनता है वही जनार्दन है, याद रखिएगा। मैं और आप जनार्दन हैं। जो अधिकारी होते हैं, जिनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है, जो नेता मंत्री होते हैं, ये सब हमारे सेवक हैं। प्रैक्टिकली क्या है नहीं पता, लेकिन किताबों में यही है, क्लियर है। हमारा 1-1 रुपए टैक्स जाता है, उससे इनको सैलरी मिलती है। अगर आपने एक चॉकलेट भी खरीदी है तो उसमें भी टैक्स जाता है, मतलब आप देश के लिए उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसका पैसा है? आपका, मेरा पैसा है। तो मेरा पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है, कहां कहां जा रहा है, वो मुझे जानना चाहिए। पारदर्शिता जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, साथ ही साथ जवाबदेही। भाई अगर कोई अधिकारी काम कर रहा है तो कोई गलती हुई है, कोई पुल अगर टूटा है तो जवाबदेही होना चाहिए। अगर जवाबदेही नहीं है तो गलत है, जवाबदेही होना चाहिए। एक इरफान खान साहब की एक फिल्म है जिसमें आपने देखा होगा कि वो उनका एक ब्रिज गिरता है जिसमें उनके बच्चे की मौत हो जाती है, तो उसमें जवाबदेही की बात आती है कि भाई किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया है। अगर कोई पुल टूट कर गिरा तो किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि पैसा सरकार के जेब से नहीं लग रहा, पैसा मेरे और आपके जेब से लग रहा है। अगर आपने 1 सिंगल रुपए का शक्कर भी खरीदी है ना, तो याद रखना उस शक्कर में 1 रुपए भी आपका टैक्स जा चुका है, मतलब आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है देश के लिए, क्लियर है। नागरिकों को सशक्त बनाना, हमें मालूम ही नहीं, हमारे अधिकारी नहीं मालूम है। हमको लगता है ऐसा कि भाई कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है तो बहुत ही भयावह, बिल्कुल अवतार है विष्णु जी का, उतर चुके हैं धरती पे। गलत बात, ऐसा नहीं है, वो हमारे सेवक हैं। ये उनको भी एहसास होना चाहिए और हमको भी एहसास होना चाहिए कि भैया हमारे लिए बनाए गए हैं। अगर कोई अधिकारी है तो हमारे लिए है, हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, क्लियर है। पटवारी हो चाहे कलेक्टर, हमारी सुविधा के लिए है। हमारी कोई समस्या है तो हम उनको बोलेंगे कि सर ये समस्या ठीक की जाए, और वो उस पर ध्यान देंगे। तो जब हमको मालूम होगा कि हमारे अधिकार क्या है, तब तो हम उनको बोलेंगे ना। तो नागरिकों को सख्त बनाना है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, कोई गलत कार्य न कर पाए, कोई करप्शन न कर पाए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा हमारा है, गलत जगह खर्च नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जब मुझे मालूम होगा मेरे राइट क्या हैं, मेरे अधिकार क्या हैं, तब तो जाकर मैं अपने अधिकारों की बात करूंगा। मुझे मालूम नहीं कि मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे राइट्स क्या हैं, मैं कैसे अपनी बात को किसी के सामने रखूंगा, क्लियर है। ये आरटीआई के क्या है, उद्देश्य हैं। अगला सवाल है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। आपको मालूम है कि जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन के, इसके जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। बहुत सुंदर। वो जो प्रेसिडेंट करते हैं वो एक कमिटी की रिकमेंडेशन पे करते हैं। एक कमिटी होती है वो रिकमेंड करती है तो कर देते हैं वो अपॉइंटमेंट। वो कौन सी कमिटी है, उसका चेयरमैन कौन होता है? तो याद रखिएगा कि जो कमिटी होती है, कमिटी का हेड होते हैं भारत के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर महोदय, क्लियर है। और उस कमिटी में कौन कौन होते हैं, आइए देखते हैं उस कमिटी में कौन कौन होते हैं। तो याद रखना जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वो धारा 12 खंड 3 के तहत होता है, सेक्शन 12 क्लॉज 3 के तहत होता है। और कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं एक समिति के सिफारिश पर, एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर। उस कमिटी में कौन कौन होते हैं? पहला, भारत के प्रधानमंत्री, उसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही साथ लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, LOP। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट एक कैबिनेट मिनिस्टर। ये 3 लोग जो होते हैं उस कमिटी में होते हैं और ये रिकमेंडेशंस देते हैं प्रेसिडेंट महोदय को। लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, LOP नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में विपक्षी पार्टी का जो भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका जो लीडर है वो उसको रखा जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कीजिएगा कि अगर LOP बनाना है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना है, तो मिनिमम किसी पार्टी के कितने सीट्स, कितने % सीट्स आना चाहिए जिससे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बना ले। कमेंट कीजिएगा कितने % की बात कर रहा हूं मैं, डाटा नहीं, मैं % की बात कर रहा हूं, क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। पहली महिला चेयरमैन कौन थी हमारे इस कमीशन की? बिल्कुल सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, दीपक संधू जी फर्स्ट महिला चेयरमैन थी। क्लियर है। केंद्रीय सूचना आयोग जो आयुक्त है आपके यहाँ पे देख सकते हैं, चेयरमैन के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आदरणीय हबीबुल्लाह साहब से लिखा हुआ है। वर्तमान के आदरणीय वाई के सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा साहब तक का नाम लिखा है। लाइन से याद कर लीजिएगा, आजकल एक ट्रेंड चला है, क्या करेगा वो बीच के 2-3-4 नाम उठा के दे देगा और बोलेगा लाइन से बताओ कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ये ज्यादा नाम नहीं है, 11 नाम है। मैं आपको ये 11 नाम की कभी वीडियो करके ट्रिक बता दूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कमिश्नर्स इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन एडिशन टू अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त कितने अधिकतम आयुक्त हो सकते हैं? याद रखना मैक्सिमम 10 का कॉन्सेप्ट है। कितना? मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10 कमिश्नर हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम 10। वर्तमान में कितने हैं बताता हूं अभी मैं। क्लियर है। तो मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट बात करेंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर, मैक्सिमम 10। ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको मालूम है वर्तमान में जम्मू कश्मीर की कहानी अलग है कि 370 धारा में अमेंडमेंट जब किया गया तो जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 यूटी 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्लियर है। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस हुआ करता था एग्जाम में जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था कि यह अधिनियम जो है, ये आरटीआई एक्ट है, जम्मू और कश्मीर, यहां जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है। तो ये आरटीआई वाला कानून है, जम्मू कश्मीर स्टेट पर लागू नहीं हुआ करता था। ये जरा नोट कर लीजिएगा, जानबूझ के स्टार लगाया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा था, अभी भी पूछने के चांसेस हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बिफोर द रिमूवल ऑफ द चीफ एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बाय द गवर्नर बाय हुम द मैटर इज इन्वेस्टिगेटेड बाय। जो राज्य सूचना के आयोग के जो चेयरमैन या बाकी कमिश्नर्स होते हैं उनको राज्यपाल जी के द्वारा हटाया जाता है। किस? क्लियर है। और इसके मामले में पहले जांच कराई जाती है, तो जांच होगी, इंक्वायरी होगी, देन उसके बाद भी इनको हटाया जाएगा। तो वो जांच करता कौन है? वो जांच की जाती है भारत की उच्चतम न्यायालय के द्वारा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्वायरी करेगी, देन उनको उस पद से हटाया जाएगा। कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। धारा 14(1) सेक्शन 14 क्लॉज 1 ये क्या बोलता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। किनको? आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग के, केंद्रीय सूचना आयोग के उनको। ठीक है। साथ ही साथ कदाचार और अक्षमता के आधार पर कोई ऐसा कार्य किया हो जो अनएथिकल हो, इलीगल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अक्षमता की बात करेंगे तो ये इनकैपेबिलिटी को दिखाता है, फिजिकली मेंटली इनकैपेबिलिटी हो सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, अभी मैंने आपको बताया, ये है आपका सेक्शन 14(1) के क्लॉज, नोट कर लेंगे जरा। इसके अलावा सेक्शन 14(3) क्या बोलता है? ये कहता है कि कुछ और भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, संदर्भ होते हैं जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। कौन कौन से? पहला, दिवालिया घोषित हो जाना, बैंकरप्ट होने की कंडीशन में। इसके अलावा मानसिक या शारीरिक अस्वस्थता, ईश्वर न करे कभी किसी का ऐसा हो, बट कभी फिजिकली कोई दिक्कत हो जाए या मेंटली कोई चैलेंज आ जाए तो ऐसी कंडीशन में उनको उनके पास से हटाया जाता है। किसी न्यायालय द्वारा दोषी करार होने पर कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया जिसमें न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया, उनके खिलाफ कोई सजा सुनाई है, मुकर्रर की है, देन उसके बाद में उनको उस पद से हटा दिया जाएगा। किसी लाभ की स्थिति में होने पर, अन्य लाभ की स्थिति, पता चला कि ये नौकरी कर रहे हैं, साथ में कोई और भी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। यह है सेक्शन 14 क्लॉज 3, नोट कर लेंगे। इस आधार पर भी हमारे कमिश्नर्स को हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, in which chapter the provision of state information commission has been made in right to information commission act information act 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के प्रावधान किया गया है? तो जो आरटीआई एक्ट 2005 है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, इसमें स्टेट जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इसका जिक्र कहां पर किया गया, किस चैप्टर में किया गया है? चैप्टर 4 में, माफ कीजिएगा, चैप्टर 4 में किया गया है, अध्याय 4 में किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर अध्याय 4 इज राइट आंसर। ठीक है। तो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, बार बार ध्यान रखना, देखो मैं इतनी प्रैक्टिस करके बोलता हूं, इतना बार पढ़ा चुका इसको, उसके बावजूद भी मेरे मुंह से देखना कई बार इलेक्शन निकल जाता है, तो ध्यान रखेंगे इंफॉर्मेशन, विजिलेंस और इलेक्शन, ये 3 चीजों को हमको कैटेगराइज करना है। क्लियर है। चलिए, तो जो राज्य सूचना आयोग है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो इसका जो गठन है वो किस धारा के तहत किया गया है? धारा 15।
जो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 15 है उसके आधार पर हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया है। साथ ही साथ इसकी जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, राज्यपाल जी के द्वारा होती है। इनको भी एक कमेटी रिकमेंड करती है, उस कमेटी में मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन होते हैं, वही लिखा हुआ है। उसमें कौन कौन होता है, विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है। इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नर महोदय जो है वो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके अलावा इनकी पदाविधि की बात करेंगे तो 3 साल 3 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। अगर रिजाइन की बात करेंगे तो ये अपना गवर्नर को रिजाइन देते हैं, और अगर हटाने की बात करेंगे तो केंद्रीय सूचना आयुक्त की तरह राज्यपाल द्वारा, क्लियर है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा वहां पर, यहां पर राज्यपाल द्वारा। ये हमने बात की है राज्य सूचना आयोग की, क्लियर है। इस स्लाइड में सिर्फ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हुई है, ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड। 4 डेट यहां पर लिखी हुई हैं, 22 फरवरी 2005, 22 मार्च 2005, 22 अप्रैल 2005, 22 अगस्त 2005। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा 22 अगस्त 2005 इज राइट आंसर फॉर दिस, क्लियर है, यस। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कि मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुई, और किसके तहत हुई है, आरटीआई जो अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 5 के तहत हुई है, धारा 15 सेक्शन 15 के तहत हुई है, याद रखिएगा। प्रथम कमिश्नर की बात करेंगे तो प्रथम आयुक्त थे टीएन श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश की कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा मैं, ठीक है, टीएन श्रीवास्तव। और वर्तमान की बात करेंगे तो आदरणीय अरविंद कुमार शुक्ला जो है वो हमारे कमिश्नर साहब है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। धारा की बात हो रही है, सेक्शन की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, सेक्शन 15 के तहत, धारा 15 के तहत हमने मध्य प्रदेश में यह कमीशन बनाया हुआ है, क्लियर है। चलिए, ये वर्तमान के और पूर्व के जो अध्यक्ष हमारे हैं उनका नाम लिखा हुआ है, टीएन श्रीवास्तव पहले हैं, देन उसके बाद वर्तमान में अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं कि टू हुम कैन द मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सेंट्रल की बात करोगे तो सेंट्रल है वो सौंपता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आप स्टेट की बात करोगे तो ये देता है स्टेट गवर्नमेंट को, खत्म बात, ठीक है। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो अपनी रिपोर्ट देगा केंद्र सरकार को, जो राज्य सूचना आयोग है वो अपनी रिपोर्ट देता है राज्य सरकार को। सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर है। जो चीज मैंने आपको बताई सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आता है, विच कोर्ट विल हैव द पावर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू अ केस। जो किसी मामले की जांच करते समय न्यायालय के पास केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियां होंगी, किस न्यायालय के समान होंगी, कौन से कोर्ट की जैसी होती हैं, तो बता दूं जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है उसके पास में सिविल कोर्ट का पावर होता है, दीवानी न्यायालय का पावर होता है, क्लियर है। सिविल कोर्ट का पावर होता है, इसमें किसी को समन किया जा सकता है, गवाही के लिए बुलाया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखने के पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का जो लेख है वो कहां पर है, धारा 18, 19, 20 और 25 में है। नोट कर लेंगे जरा। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके जो पावर्स और जो ड्यूटीज हैं वो सेक्शन 18, 19, 20, 25 में एक्सप्लेन किया गया है। आयोग की कुछ और शक्तियां हैं, पहला सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था, जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन उसके बारे में लोगों को ट्रेंड करना, जानकारी देना, अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त करना, जितने भी लोक प्राधिकरण है उनसे रिपोर्ट मंगाना, कितना केस हुए, कितनी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन आई, कितना आपने दिया, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अभिलेखों के रख रखाव तथा नष्ट होने से बचाव के लिए विशेष परिवर्तन करना। कई बार ऐसा होता था कि आपने कोई आरटीआई लगाया और वहां से रिप्लाई आया कि वो कागज जल गया है, ऐसा नहीं चलेगा, तो उसके लिए भी कार्य करना कि भैया सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहे, सारा डाटा डॉक्यूमेंटेशन हो प्रॉपर तरीके से, ये कार्य भी है इन कमिश्नर का। आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। अब मैंने अगर मान लीजिए आरटीआई लगाई, अब उनने जानकारी दी नहीं मेरे को, तो मैं कमीशन के पास शिकायत करूंगा। तो अब कमीशन की जिम्मेवारी है कि वो पर्टिकुलर अधिकारी से सवाल करे कि भैया क्यों इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी, किस कारण से आपने नहीं दी, किस कारण से छिपाई, अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो क्यों दी है। उसके बाद सजा का प्रावधान भी है। साथ ही साथ आयोग के पास पूछताछ करने हेतु समन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट के पावर है, दीवानी न्यायालय का पावर होता है कमीशन के पास में, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।
और बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप अपनी और सजेशन दीजिएगा और कौन सी क्लास आपके लिए कीजिए, जो बोलेंगे वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप में से पर्सनल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह अवेलेबल हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे।